आज से लगभग 24 वर्ष पहले झारखंड को बिहार से डेवलपमेंट के नाम पर अलग की गई थी, लेकिन अलग होने के 24 वर्ष बाद भी राज्य का डेवलपमेंट रेट अपना पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ तक बिहार से भी कम है। झारखंड में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल तो अपने पड़ोसी की होने की तरक्की से जलने लगते हैं, लेकिन बात जब एक बड़े ग्रुप या स्टेट की होती है तो आखिर इन्हें हो क्या जाता है। आखिर इतने दिनों के बाद भी राज्य गरीबी, भूखमरी, आर्थिक असमानताएं, बेरोजगारी और नक्सली जैसी समस्याओं से क्यों जूझ रही है। अगर अभी भी आप लोग जागरूक नहीं हुए तो पॉलिटिकल पार्टियां आएगी, अपनी सरकार बनाएगी और राज्य की स्थिति ऐसे ही रहेगी। इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर राज्य की स्थिति ऐसी क्यों है। झारखंड भारत का ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। यहाँ पूरे देश की लगभग 40% खनिज संपदा पाई जाती है। ये रही खनिज संपदा की लिस्ट। आप चाहे तो पॉज करके पूरी डिटेल से देख सकते हैं कौन सा खनिज संपदा देश का कितना प्रतिशत पाया जाता है। इसके अलावा पूरे भारत में झारखंड एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ कोकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट जैसी खनिज संपदा पाई जाती है। जब से ही झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से ही राज्य राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हुआ है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राज्य पहले 13 सालों में ही 9 अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स को देख चुकी थी। इस टेबल में आप देख सकते हैं कौन से चीफ मिनिस्टर्स की कितने दिनों का कार्यकाल था। उसमें से भी पहले 10 सालों की बात करें तो गवर्नमेंट की पूरी कंट्रोल बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास थी, स्पेशली तब जब सरकार इंडिपेंडेंट एमएलए के सहयोग से बना। पहले तो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अपना पसंदीदा गवर्नमेंट बनाने के लिए इन इंडिपेंडेंट एमएलए को पैसों से हॉर्स ट्रेडिंग की और बाद में गवर्नमेंट कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे इन्हें फायदा हुआ। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का सबसे मुख्य कारण असेंबली में टोटल सीटों की संख्या है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, झारखंड की असेंबली में टोटल सीटों की संख्या सिर्फ 81 है, जिससे राज्य के राजनीतिक इतिहास में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट मिली ही नहीं। झारखंड की राजनीतिक इतिहास में गवर्नमेंट चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की हो, वो पब्लिक वेलफेयर का काम या तो इलेक्शन के दौरान किए या तो अपने वोट बैंक के लिए किए। जहां गवर्नमेंट की प्राइम फोकस पब्लिक वेलफेयर की कामों में होनी चाहिए, वहीं उनका प्राइम फोकस सिर्फ अपने वोट बैंक में होता है, जिनसे उन्हें इलेक्शन में फायदा हो और पब्लिक वेलफेयर की कामों को वो एज पार्ट टाइम करते हैं। राज्य की 24 सालों की हिस्ट्री में बीजेपी अलायंस की गवर्नमेंट लगभग 16 वर्षों तक रही, जो लगातार पूंजीवादी सोच को बढ़ावा दिए और इकोनॉमिक मामले में हमेशा ही लिबरल रहे। 2015 तक बीजेपी अलायंस की गवर्नमेंट ने लगभग 150 से भी ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOUs टाटाज, मित्तल्स और जिंदल ग्रुप जैसे प्राइवेट कंपनियों से साइन किए, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 3 लाख करोड़ रुपीस थी। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2 या 2 से अधिक पार्टियों के बीच हुए समझौते का एक डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें एक साथ काम करने की रूपरेखा लिखी हुई होती है। 2018 तक बीजेपी अलायंस की गवर्नमेंट ने मोमेंटम झारखंड प्रोग्राम, जो 2016 में लाया गया था, उसके तहत लगभग 209 MOUs प्राइवेट कंपनियों के साथ साइन किए, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 62,000 करोड़ रुपीस थी, जिसमें से सिर्फ अडानीज ग्रुप का झारखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपीस का MOU साइन किया गया। आप अपने आसपास के रहने वाले लगभग हर मजदूर से सुने होंगे कि अगर वो अदर स्टेट में 20,000 की सैलरी में काम करते हैं तो वो अपने स्टेट में 20,000 से कम सैलरी में काम करना चाहते हैं। यानी राज्य में सस्ती रेट में ह्यूमन रिसोर्सेस उपलब्ध होने के बावजूद राज्य के लगभग 15 लाख मजदूर देश के अदर स्टेट में काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि राज्य में इतने सारे इन्वेस्टमेंट और इतनी सस्ती में ह्यूमन रिसोर्सेस उपलब्ध होने के बावजूद आखिर राज्य की ऐसी स्थिति क्यों है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी MOUs प्राइवेट कंपनियों के साथ साइन किए गए वो ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट किए ही नहीं जा सके। इसका सबसे मुख्य कारण लैंड एक्विजिशन है। ग्रामीणों ने अपना जमीन इन प्राइवेट कंपनियों को देने से साफ इनकार कर दिया। इसका सबसे मुख्य कारण राज्य की इतिहास, सामाजिक संरचना और राजनीतिक नेता ही थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी बीजेपी अलायंस की गवर्नमेंट राज्य में बनी थी, वो राज्य को डेवलपमेंट करने के लिए हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल को अपनाया था, जिससे ग्रामीण आदिवासियों का 20% जमीन रोड, रेलवेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, प्लांट्स
और इंडस्ट्रीज के नाम पर पहले ही ले चुकी थी, जिससे लगभग 25 लाख फैमिलीज को अपने पूर्वजों की जमीन को छोड़कर जाना पड़ा था। परंतु उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि विस्थापन से अगर हमारी पहचान और अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी तो सेपरेशन ऑफ झारखंड का क्या होगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड के 91.7% आदिवासी गाँवों में रहते हैं। उसमें से भी अधिकांश लोग छोटे किसान और डेली वेजेज में काम करने वाले मजदूर हैं, जिन्हें लैंड एक्विजिशन से सीधा उनके दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले आदिवासियों के द्वारा विरोध किया जाता है और ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 में कुछ ऐसे कानून हैं जिसके तहत कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जमीन को इंडस्ट्री पर्पज से ले ही नहीं सकता है। जैसे CNT एक्ट 1908 का सेक्शन 46A, एक आदिवासी का जमीन दूसरा आदिवासी ही खरीद सकता है जो सेम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता हो, वो भी डेप्यूटी कमिश्नर की सहमति से। वहीं सेक्शन 46B, एक SC और OBC का जमीन दूसरा SC और OBC ही खरीद सकता है जो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता हो, वो भी कमिश्नर की सहमति से। JMM का आदिवासियों और ग्रामीणों से हमेशा ही सपोर्ट रहा है, इसलिए CNT एक्ट 1908 में किसी भी तरीका से सुधार का पार्टी हमेशा ही विरोध किया है। बीजेपी अलायंस की गवर्नमेंट ने CNT एक्ट 1908 में सुधार करने की कोशिश की थी, लेकिन आदिवासियों और JMM के द्वारा राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में इतना विरोध किया गया कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया और अंतिम में गवर्नमेंट को इस बिल को वापस लेना पड़ा। बीजेपी की इनिशिएटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ झारखंड पूरी तरह से समाप्त हो गया जब 2019 में बीजेपी इलेक्शन को हार गई। झारखंड की राजनीति में विस्थापन एक अहम मुद्दा रहा है। आपने अपने फेवरेट नेता से कभी न कभी विस्थापन के बारे में जरूर ही सुना होगा। JMM की गवर्नमेंट जब 2020 में आई तब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, जिसमें बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत होती है। JMM गवर्नमेंट के द्वारा छोटे इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। एक बात तो क्लियर है, गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो या JMM की, आम आदमी के दैनिक जीवन में कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं। बेरोजगारी बढ़ता गया, जिसका नतीजा ये है कि आज राज्य के 15 लाख मजदूर देश के अदर स्टेट में काम करने के लिए विवश हैं और वो अदर स्टेट में 1 वर्ष पूरा होने का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें काम से छुट्टी मिले और वो अपने परिवार से मिल सके। झारखंड की इकोनॉमी में भी कुछ खास फर्क देखने को मिला नहीं, जबकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने तरीके से राज्य की इकोनॉमी को बढ़ाने का प्रयास किया। मैंने इस वीडियो में झारखंड की इकोनॉमी के बारे में डिटेल से बात की है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। झारखंड को तो बिहार से डेवलपमेंट के नाम पर अलग किया गया था, लेकिन जमशेदपुर में हुई झारखंड की इकोनॉमिक रिसर्च 2020 के अनुसार राज्य का पिछले 20 सालों का डेवलपमेंट रेट वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार से कम है।